Jai Hind students, very good evening. My name is C. Ankit Ilha. I will be taking your classes for microeconomics for all those who are doing my class for the first time. I take your classes for microeconomics. For class 11th, for class 12th I take macroeconomics. ठीक है. So आज हम आपके साथ में बेसिकली इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं. आज हम आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट का, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे कैसे करके पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. आज एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर ही है जो कि हम लोग को पढ़ना भी है. ठीक है, तैयार हैं आप लोग? चलो, जिन लोगों को नहीं पता है, नोट्स हम लोग अपने कॉपी में बनाते जाते हैं साथ साथ में. ठीक है, नोट्स के लिए आप एक कॉपी सेपरेट रखना, इकोनॉमिक्स की एक अलग नोट्स कॉपी रखना. वो मल्टीपर्पज़ वाली कॉपी इस्तेमाल मत करना जो एक वही कॉपी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अकाउंट्स, और उसी में एक दो पन्ने छोड़ करके BST होता है और 4 पन्ने छोड़ करके आज इकोनॉमिक्स भी होगा. तो वो वाली कॉपी प्लीज़ बदल करके एक सेपरेट कॉपी इस्तेमाल कर लेंगे इकोनॉमिक्स के लिए. ठीक है, ये नोट्स आप अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे रिवीजन के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो. और बाकी हम आपको कुछ प्रिंटेड मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं जिसमें ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज में आपको चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं. लेकिन क्लास के अंदर में लिखने से क्या होता है कि वो चीज़ें हम लोगों को याद भी होती हैं, प्लस एक हमारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है. होता है ना? जैसे अब कई बार क्या होता है, अपने क्लास 11th में राइटर तो अपने पहले से 9th-10th में ही बनना शुरू कर देते हैं, और 11th में आकर के लगता है अब याद थोड़ी करना होता है, अब तो बस समझना होता है ना? और हम लोग लगते हैं अपने मन से कुछ भी लिखने. तो ऐसा नहीं होता है. 11th में भी आपको चीज़ें समझ करके लिखना है, वो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें याद भी करनी होती है. तो हम लोग जिस प्रकार वो नोट्स अपने बनाएंगे, जिस तरीके से चीज़ों को लिखेंगे, उसी तरीके से आपको कोशिश करना है कि अपनी स्कूल की कॉपी एग्जामिनेशन के अंदर में भी लिखें. ठीक है, तरीका अपने को ये रखना है कि हम लोग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर में फोकस करें, बट साथ ही साथ उसका सही प्रेजेंटेशन भी कर पाएँ. वो नॉलेज किसी काम का नहीं है जिसको आप अच्छे से प्रेजेंट ना कर पाओ. तो कोशिश यही करनी है कि अपने पास नॉलेज है, अच्छी बात है, पूरी नॉलेज होगी, बहुत मज़ा आएगा आपको. आई गारंटी यू कि आप क्लासेस में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करना, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट अ लॉट. बट साथ ही साथ में आपको जब नॉलेज हो तो उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना भी आना चाहिए. ये नहीं कि बस अपने को मालूम है लेकिन कह नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, वैसा नहीं. तो आपको नॉलेज भी होनी चाहिए और उसको सही तरीके से हमें मार्क्स में कन्वर्ट भी करना है. ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th CBSE की अगर हम बात करें, अच्छा यही सेम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के अंदर में ISC में भी है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ते हैं? हम लोग आज एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन, आप ये एक मेरा बनाया हुआ इंडेक्स होगा, आप इसको बना लीजिएगा. हम लोग इसी तरीके से मूव अहेड करेंगे. इंट्रोडक्शन इन PPC. PPC का मतलब होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सबसे पहला चैप्टर अपना ये होगा. दूसरा चैप्टर होगा यूटिलिटी एनालिसिस. तीसरा चैप्टर होगा डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. चौथा चैप्टर होगा सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. फिर हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम,
मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट और फिर मार्केट इक्विलिब्रियम। अब ये अलग अलग स्कूल्स के अंदर में अलग अलग फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म बांटा जाता है, ठीक है। जैसे यूजुअली क्या होता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितना तक हमने लिखवाया है उतना तक इंक्लूड कर दिया जाता है फर्स्ट टर्म में, या फोर्थ तक यहाँ तक हो जाता है फर्स्ट टर्म में, फिर उसके बाद बाकी का सेकेंड टर्म में, इस तरीके से बांट दिया जाता है। बट मेनली ये 10 चैप्टर्स हैं जो कि हम लोग कवर अप करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पोर्शन के साथ में, इंट्रोडक्शन एंड पीपीसी वाला पार्ट। आज हम लोग इस चैप्टर के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन एंड पीपीसी। अच्छा, हम क्लास नंबरिंग कई बार करते हैं। जैसे देखो होता क्या है, आपको पता है कि अपने यहाँ जो भी क्लासेस होती हैं वो पूरी की पूरी इस समय जैसे ऑनलाइन लाइव भी चल रही है, आप लोग ऑफलाइन में कर रहे हैं, ऑफलाइन लाइव हो गया, और यही सेम क्लास हमारी रिकॉर्ड भी होती है एज इट इज़। तो आप बाद में अगर इसको रिवीजन के लिए चाहें तो इसको रिवीजन के लिए आसानी से जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, एग्जामिनेशन से पहले इसको रिवाइज रिकैप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्लास छूट भी जाती है अभी लाइव में तो आप बाद में उसको रिकॉर्डेड में कवर अप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास नंबर लिखने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर आपकी इन बिटवीन कोई भी क्लास छूट गई तो आप बाद में उसको ट्रैक कर सकते हो कि हाँ मेरी ये वाली क्लास छूटी हुई है। आप सिंपली अपना एप्लीकेशन खोलिए लीला एजुकेशन क्लासेस वाला और वहाँ से जा करके अपना बैकअप कंप्लीट कर लीजिए। इज इट क्लियर? पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई ये जान लेते हैं, लिख लिया तुम लोगों ने ये? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता क्या है? अब इसका अपना एक ग्रीक ओरिजिन है, सारी चीज़ें हैं, बट सिंपली हम लोग पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक्स शब्द का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स आता है फ्रॉम द टर्म कि हाउ यू आर मैनेजिंग द स्कार्स रिसोर्सेस। इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच बेसिकली सेज इट मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। बट हम उस ग्रीक ओरिजिन के पीछे नहीं जाना चाहेंगे, हम सिंपली इसकी मीनिंग के ऊपर जाना चाहते हैं कि हाउ यू आर मैनेजिंग योर स्कार्स रिसोर्सेस। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें कि आपके पास में एक जादुई पर्स है, किसी के पास पर्स है, कोई पर्स वर्स कैरी कर रहा है? कोई तो रखा होगा, कैश है, डायरेक्टली कैश रखा है, ठीक है। कोई वॉलेट वगैरह, मेरा वॉलेट मेरे बैग के अंदर है, हाँ ये देखो ये रहा वॉलेट, लाइए ये देखिए हमारे एक स्टूडेंट का वॉलेट है, हाँ लाइए, उसमें से पैसा नहीं निकालेंगे। अरे लड़के लड़कियों का तुमको क्या करना है, तुम्हें इस्तेमाल करना है क्या? नालायक, ये देखो तुमको यही ब्रांड चाहिए, पिटोगे अभी तुम, क्लास के बाद पिटोगे, रुक जाओ। तो भाई ये अपने पास एक वॉलेट है। मान लो अगर हम कहें कि इसमें से जब चाहे जितना चाहे उतना कैश निकाला जा सकता था, मतलब इसके अंदर में आप हाथ डालो उसमें से पैसे निकलेंगे, निकल रहे हैं पैसे, बाप रे, अरे बाप रे, देखो 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 देखो, अब इसमें से जब हाथ डालोगे तब पैसे निकलेंगे, ठीक है। ये एकदम जादुई पर्स है इनका, इसमें जब आप हाथ डालिए तब पैसे निकलेंगे जब। अच्छा, तो अपने को पैसे खर्च करते वक्त सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा ही अपने पास कोई जादुई वॉलेट हो जिसमें से आप जब हाथ डालो तब आपके पास पैसे निकले, तो अपने को खर्च करते वक्त सोचना पड़ेगा? नहीं सोचना पड़ेगा। भैया आज खत्म हो गए, अभी लाख रुपए खत्म हो गए, वापस से इसके अंदर में से हाथ डाला, वापस से पैसे निकाले, सोचना है? नहीं। सांस लेते वक्त ये सोचते हो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा? नहीं। कुछ समय पहले तक अपने पानी भी खर्च करते वक्त ये नहीं सोचते थे कि पानी खत्म हो जाएगा, बिकॉज अपने को लगता था पानी भी अनलिमिटेड अवेलेबल है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास अनलिमिटेड अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करने से पहले सोचना पड़ता है? नहीं। लेकिन मैडम आपके इस पर्स के अंदर में लिमिटेड कैश है ना, और हमको मालूम है कि इसमें से एक एक नोट ये निकालते वक्त सोच सोच करके खर्च करती हैं कि अभी ये ख़त्म हो जाएगा तो वापस से पेरेंट्स बड़ा सोच समझ करके देंगे, है ना। तो अब समझिए, जब भी हमारे पास में रिसोर्सेस स्कार्स होते हैं, स्कार्स का मतलब इन लिमिटेड अमाउंट, तो हमें उसको सोच समझ करके इस्तेमाल करना होता है। दो चीज़ें एकदम परम सत्य है।
हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। तो अब हमारे सामने इकोनॉमिक्स क्या चीज बताता है कि हाउ यू कैन सेटिस्फाई मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स। ऑल नीड्स एंड वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इवन द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ऑल नीड्स एंड वांट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, बट हाउ यू कैन सेटिस्फाई मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग कह सकते हैं एक साइंस, इकोनॉमिक्स को कह सकते हैं हम लोग एक आर्ट, किसी भी नाम से हम लोग कह सकते हैं। साइंस बेसिकली कोई भी चीज़ तब होती है जब उसके अपने नियम कायदे हों, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसका अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। रूल्स हैं, क्या ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। तो वैसे ही इस इकोनॉमिक्स के अंदर में भी है। आर्ट किसी भी चीज़ को तब कहते हैं जब उसमें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हो, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। तो हम अपने पास पड़े हुए पैसे, मेरे पास 100 रुपये पड़े हैं, हम उसको अपने तरीके से लगाएंगे। आपके पास 100 रुपये, आप उसको अपने तरीके से लगाओगे। तो ये एक आर्ट हो गया। तो ये एक साइंस भी हम कह सकते हैं, एक तरीके की आर्ट भी कह सकते हैं, जो कि हमें ये सिखाता है कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करके मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए करते हो। इज दिस क्लियर? सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ यूजिंग स्कैर्स रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। अच्छा, अब आप समझो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका एकदम डिफाइंड यूज़ है, उससे आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो, उसको आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो। जैसे अभी कुछ बीच में एक पूजा थी, तो उसके अंदर में हमको एक प्रसाद दिया गया, ठीक है। एक लड्डू दे करके कहा गया कि ये लड्डू तुम्ही को खाना है, इसको कोई और नहीं खा सकता। तो मेरे पास क्या ऑप्शन था कि हम उसको किसी और के साथ में बांट करके शेयर करते? नहीं, वो हमें को खाना है। ऐसे करके कभी कभी कुछ पैसे दिए जाते हैं कि तुम्हें इस पैसे को मंदिर में ही चढ़ाना है, इस पैसे को दान ही करना है। ऐसे अगर आपके पास में 100 रुपये पड़े हो, तो आप उस 100 रुपये के 4 तरीके के यूजेस निकाल सकते हो। उससे पार्टी भी कर सकते हो, उससे थोड़ा बहुत कुछ सामान भी खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर एकदम डिफाइंड यूज़ है कि उसको वहीं इस्तेमाल करना है, तो क्या उसके लिए कोई ऑप्शन है अपने पास? नहीं। तो क्या वहाँ पे दिमाग लगाना है? नहीं, वहाँ पे दिमाग ही नहीं लगाना है। दिमाग तब लगाना है जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हो। तो वेयर डज द रोल ऑफ इकोनॉमिक्स कम? इकोनॉमिक्स का यूज़ तब आता है जब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के कई ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के कई सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमको देखना होता है कि उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ कौन सा करें जिससे हम अपने मैक्सिमम नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर सकें। आपके पास 500 रुपये है, तो ऑब्वियसली आप 500 रुपये की चाय तो नहीं पियोगे। आप क्या देखोगे कि कैसे उसका इस्तेमाल करके अपने मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स को पूरा कर सकते हैं, कैसे थोड़ा सा पार्टी भी कर सकते हैं, थोड़े पैसे बाद के लिए बचा भी सकते हैं, थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हैं, थोड़ा घूम फिर भी सकते हैं। हम कैसे करके अपने मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? चलिए आइए लिखा जाए। इकोनॉमिक्स it refers to the science using limited resources which have alternative uses. To satisfy maximum needs and wants. Assumptions.
इस पूरी डेफिनेशन को पढ़ने के दौरान हम लोग कुछ बेसिक अजम्पशंस कर रहे हैं। क्या बेसिक अजम्पशंस कर रहे हैं? कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना। रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तभी इकोनॉमिक्स लगेगा, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक्स की, ठीक है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। दूसरी चीज़ हम मान रहे हैं कि रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, और तीसरी हम अजम्पशन क्या मान रहे हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड कैन नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। हम कभी भी ह्यूमन नीड्स को कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स is based on 3 basic assumptions. हाँ लिखिए ना, वापस से लिखिए साथ साथ में। लिखने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ हमने बताया ना, एक याद करने का भी होता है, एक राइटिंग प्रैक्टिस भी रहती है। Resources are limited. Scarcity of resources. Scarcity is said to be, sorry, scarcity, अच्छा नहीं लिखा है क्या? हाँ, scarcity is said to be, हमको लगा अपनी राइटिंग समझ लेते हो तो किसी की भी राइटिंग समझ लोगे। Scarcity is said to be the mother of all economic problems. सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किसकी वजह से ओरिजिनेट होती हैं? स्कैरसिटी की वजह से। ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेस आर assumed to be scarce, that is limited in quantity. दूसरा पॉइंट नंबर 2, are assumed to be scarce, that is limited in quantity. दूसरा assumption अपना था resources have alternative uses. Resources have alternative uses. It is presumed that, अच्छा देखो, आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग आंसर 3-4 नंबर के ही आते हैं। आपसे कई बार ना छोटे छोटे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1-1 नंबर के, टिक करो, ये करो। अब आपसे इसमें कैसे करके क्वेश्चन पूछा सकता है? जैसे आपको 3-4 प्रॉब्लम बता दिया या एजम्पशन बता दिया, विच प्रॉब्लम इज सेड टू बी द ओरिजिन ऑफ ऑल सेंट्रल प्रॉब्लम्स या फिर ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, कुछ भी करके दिया जा सकता है। समझ गए बात को? तो इस हिसाब से हम लोग पूरा का पूरा पढ़ते हैं।
कि अपना एक बार समझ में आ गई सारी चीज़ें, अब उसको पूछा कैसे भी जा सकता है। चलो, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इट इज प्रिज्यूम दैट ईच रिसोर्स is capable of being used in multiple ways. और थर्ड है human wants are unlimited. Human wants are unlimited. Limited and can never be completely satisfied, and can never be completely satisfied. बोलिए, क्या नहीं समझ में आया? कौन सा पॉइंट नंबर? थर्ड में ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड एंड कैन नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। हाँ ठीक है, देखिए मेरा तो अप्रोच है, आपको बताएं कि एक दो लाइन में लिख के ख़त्म करना चाहिए। फिर भी इतना इसलिए लिखवा देते हैं कि कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि नहीं हमको तो पैरा नहीं मिला तो फिर आंसर नहीं बना, इसलिए हम फिर भी एक दो लाइन लिखवा देते हैं। सेकंड वाला सिंपली ये है कि कोई भी रिसोर्स है उसके नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, कई जगहों पे कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास में हमसे फॉर एग्जांपल कहीं दूध है तो फिर आप उस दूध को पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, उस दूध की मिठाई भी बना सकते हो, उस दूध की दही भी बना सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं या नहीं है? हाँ, लस्सी भी बना सकते हो। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस आपके पास अवेलेबल है, तब तो इकोनॉमिक्स है। अगर ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं है तो इकोनॉमिक्स नहीं। चलो आगे बढ़ा जाए, यहां तक आ गया? ठीक है, अब आगे समझो भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या? माइक्रो के बाद मैक्रो भी होता है क्या? जी हाँ, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या, इसके लिए डन, वेरी गुड। माइक्रो क्या और मैक्रो क्या, इसके लिए हम लोग को समझना होगा कि इकोनॉमी शब्द का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर एरिया जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हो। जैसे ये अपना एक बिल्डिंग है, यहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। सिटी है, यहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, अपने स्टेट में भी हो रही हैं और अपने कंट्री में भी हो रही हैं। तो ये बताओ, क्या वाराणसी सिटी को एक इकोनॉमी कहा जा सकता है? हाँ, यस, यस, नो, कहा जा सकता है कि नहीं कहा सकता है? हाउ मेनी ऑफ यू से यस कहा जा सकता है, वाराणसी सिटी इज ऑल्सो एन इकोनॉमी? हाउ मेनी ऑफ यू से नो नहीं कहा जा सकता है? ये ऐसे नहीं चलेगा, या तो ऐसे या तो नहीं कहा जा सकता। क्यों साहब, क्यों? अच्छा ठीक है, कहा जा सकता है वाराणसी सिटी इज ऑल्सो एन इकोनॉमी, दिस बिल्डिंग कैन ऑल्सो बी एन इकोनॉमी, दिस स्टेट और दिस कंट्री कैन। सर अपने तो इंडियन इकोनॉमी सुनते हैं, कभी सुने नहीं यूपी इकोनॉमी, वाराणसी इकोनॉमी, लेकिन हो सकता है कोई भी एरिया जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उस एरिया को एक इकोनॉमी कहा जा सकता है। हालांकि हम लोग जनरली इकोनॉमी बड़ी चीज़ों के लिए नाम लेते हैं, लेकिन छोटी जगहों को भी एक इकोनॉमी कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी हम किसी एक दूसरे स्टेट में गए थे तो फिर वहाँ पे हमने पूछा भैया इस शहर की इकोनॉमी कैसी है, तो फिर किसी भी एक शहर की, किसी भी एक स्टेट की, किसी भी एक जगह की अपनी इकोनॉमी हो सकती है। अब अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे हम किसी दूसरे स्टेट में गए, मान लो हम एमपी में गए, हमने पूछा भैया एमपी के अंदर में लोगों की इनकम कैसी है, एमपी में लोगों का जनरली ऑक्यूपेशन क्या है, एमपी के अंदर में या यूपी के अंदर में लोग किस तरीके से काम करते हैं, कितनी एवरेज इनकम है, क्या अर्निंग है वहाँ पे, क्या जीडीपी है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट एन एरिया, दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। किस में आ गया? पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से पूछें, बताओ आपकी इनकम, आपकी डिमांड,
आप कितना खरीदते हो, आप कितना खर्च करते हो, कितना कमाते हो, हर एक चीज कितना इन्वेस्ट करते हो, अगर हम एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो फिर वो बन जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी से छोटी यूनिट माइक्रो और पूरी की पूरी इकोनॉमी मैक्रो। वाराणसी की इकोनॉमी की बात करें देन दैट इज ऑल्सो मैक्रो, मैक्रो। लेकिन अब इसको आप ऐसे समझिए, एक होता है जैसे हमने कहा कि मान लो हम आपके बारे में स्टडी कर रहे हैं, आप अपनी इनकम बताना, आप क्या कितना डिमांड करते हो, कितनी खरीदारी करते हो महीने भर में, क्या खर्चा करते हो महीने भर में, हमने आपसे पूछा या आप जैसे और 4 लोगों से पूछा, क्या ये बताओ, मेरा सवाल उसका लिए ये जवाब देना, क्या आप 6 लोग मिलकर के एक इकोनॉमी बना रहे हो? नहीं, इकोनॉमी तो एक एरिया है। आप 20 लोग मिलकर के इकोनॉमी बना रहे हो? नहीं, इकोनॉमी तो सर एक एरिया है जहां पे ढेर सारे इकोनॉमिक यूनिट्स होंगे। क्या ये बिल्डिंग भी एक इकोनॉमी बन सकती थी? यस। ये सिटी भी इकोनॉमी बन सकती थी? यस। लेकिन हम कहें कि 20, 100, 50,000, 10,000 लोग भी मिल करके इकोनॉमी बना रहे हैं? नहीं, वो सब इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं और आप सबको मिला करके भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं। लेकिन अगर हम एक एरिया की बात करें तो उसमें बहुत ढेर सारे लोग आ जाएंगे, तो वो बन जाएगा अपना इकोनॉमी। तो पूरी एरिया की जीडीपी होती है, पूरी एरिया की नेशनल इनकम शब्द कभी सुने होंगे, जीडीपी शब्द सुने होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम शब्द सुने हो, एक पर्सन। तो ये क्या है? इकोनॉमी के लिए है, वो सब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो वो किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। इज दिस क्लियर? तो एक होता है, अच्छा माइक्रो में क्या पढ़ेंगे सर? यही सब तो पढ़ेंगे हम लोग माइक्रो में। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को कितना कंजम्पशन करना चाहिए। तुम 200 की चाय खरीदोगे क्या? पियोगे? नहीं। वो अपना अंबानी पिएगा क्या? पी लेगा। 200 छोड़िए सर, वो 500 की पिएगा, उसको क्या दिक्कत है? वो 500 की पी के 500 टिप देके आएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपनी करेंगे क्या? नहीं। अपनी यूटिलिटी उतनी नहीं है, उसकी यूटिलिटी हो सकती है कि नहीं? अपनी और उसकी हो सकता है डिफरेंट चीजें हों एज अ कंज्यूमर। तो एज अ कंज्यूमर आप क्या खरीदेंगे, क्या नहीं खरीदेंगे, इस चैप्टर में सीखेंगे। आप कितना डिमांड करते हैं, कितना नहीं करते हैं, वो 3rd चैप्टर में सीखेंगे। सप्लाई किस प्रकार किया जाता है, उसको इस चैप्टर में सीखेंगे। कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कैसे करके प्रोडक्शन वेरी करता है, कॉस्ट कैसे कैसे करके ज़्यादा या कम होता है, रेवेन्यू किस प्रकार से चेंज होती है अलग अलग मार्केट से, ये सभी चीज़ें हम लोग इन चैप्टर्स के अंदर में सीखने वाले हैं। तो ये हम लोग इकोनॉमी से छोटी यूनिट के लिए सीखेंगे। और जब मैक्रो पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? नेशनल इनकम, उसमें हम लोग पढ़ते हैं जीडीपी, उसमें हम लोग पढ़ते हैं पूरे देश में मनी की सप्लाई कितनी है, पूरे देश में इन्फ्लेशन कैसे करके होता है। तो पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आइए चलिए लिखते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, कॉलम बना करके। हाँ, नहीं, मतलब अगर आप इसको एज एन इकोनॉमी स्टडी कर रहे हो तो फिर वो मैक्रो में आ जाएगा। अगर आप इसको एज एन इकोनॉमी स्टडी कर रहे हो तो हाँ, तो क्या लोहरा बीर एक इंटरप्राइज है? नहीं, लोहरा बीर के अंदर में क्या ढेर सारे इंटरप्राइजेस हैं? यस। हाँ, तो हमने कहा ना मैक्रो ही हुआ। एक एरिया जिसके अंदर में ढेर सारे इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, दैट इज एन इकोनॉमी। और पूरी इकोनॉमी की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए, इसको कॉन्सेप्चुअली समझ पाए कि मैक्रो का मतलब क्या हुआ। नहीं तो हम लोग जनरली क्या समझते हैं, मैक्रो का मतलब इंडिया के लिए और इंडिया से छोटा हुआ। हाँ, ये क्लास क्या होगा? क्या इस क्लास के अंदर में ढेर सारे इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं? तो बेसिकली यहाँ पे तो एक हम ही है एज एन इकोनॉमिक यूनिट। अच्छा, इकोनॉमिक यूनिट का मतलब क्या हुआ? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करे। यहाँ पे एकमात्र हम ही हैं जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं और तुम सब कंज्यूमर्स हो। हाँ हाँ, हम इनकम गेन करने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल साफ सही कहा एकदम।
तो इसीलिए हम एकमात्र इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, और तुम सब कंज्यूमर्स हो। तो यहाँ पे बेसिकली वो उसको नहीं, लेकिन अगर हम कहें बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में और भी ढेर सारी चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे एक स्कूल भी है, और भी क्लासेस चल रही हैं, वो शॉप भी है नीचे, तो हम कह सकते हैं कि क्या ये एक छोटी सी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है? हाँ, ये भी एक छोटी सी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो कोई भी एरिया जहाँ पे ढेर सारे इकोनॉमिक यूनिट्स होते हैं, वो एरिया एक इकोनॉमी होती है, और पूरी इकोनॉमी को स्टडी करना क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ गए बात को? क्लियर है? चलो और लिखते हैं एक बार। द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल economic units, that is called microeconomics. The study of economy as a whole. Is called macroeconomics. Example: it includes study of demand, individual and market, supply, utility analysis, it includes study of national income, GDP, एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, आप लोग शब्द देखना, अब देखो हमने कंसेप्चुअली आपको समझा दिया मैक्रो का मतलब कोई भी एरिया होता है, बट फिलहाल अब हम पूरी इकोनॉमी के हिसाब से यानी पूरी कंट्री के हिसाब से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे समझना, एक तरफ हमने शब्द लिखा डिमांड और एक तरफ शब्द लिखा एग्रीगेट डिमांड, है ना। अब ये डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में क्या फ़र्क हुआ? अगर हम पूरी इकोनॉमी की अगर हम डिमांड जोड़ दें तो उसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। जैसे समझो, हम आपसे पूछेंगे कि आप कितनी स्टेशनरी, आप कितनी कॉपीज़ खरीदते हो या आप खरीदना चाहते हो, आप कितनी पेन्स खरीदते हो, आप कितने कपड़े खरीदते हो, आपका हो गया इंडिविजुअल का एक डिमांड, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का डिमांड है कि नहीं। और अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर में पूरी इकोनॉमी की डिमांड आ जाती है, तो उसके अंदर में सारी चीज़ों की डिमांड जुड़ गई, सारे प्रकार के प्रोडक्ट्स, सब कुछ मिला जुला करके सारे लोग जितना डिमांड कर रहे होंगे। यानी अब आपसे पूछेंगे कि बताओ तुम्हारा महीने भर का खर्चा कितना होगा, लगभग 20,000 रुपये के सामान आप खरीदोगे, 10,000 के आप खरीदोगे, 5,000 के आप खरीदोगे, तो 10, 20, 5, 35,000 रुपये का हमारी मान लेते हैं 3 लोग हैं हमारी इकोनॉमी में, तो ये 35,000 रुपये का हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड। तो ये एग्रीगेट डिमांड किस में आता है बताओ, माइक्रो या मैक्रो? मैक्रो। और अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो माइक्रो। सर लेकिन इसमें आपने इंडिविजुअल एंड मार्केट दोनों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ?
इसको समझना ध्यान से। क्या हम कह सकते हैं कि आप ये पेन कितनी खरीदोगे, ये एक इंडिविजुअल की डिमांड है कि नहीं? और हम अगर ये कहें कि मान लो इस एरिया, इस मार्केट में, वाराणसी की मार्केट में आप सब हो, अब वाराणसी की मार्केट के अंदर में आप सब जितनी जितनी ये पेन खरीदोगे, ये इसकी मार्केट की डिमांड हो गई, लेकिन आप सब मिलकर के भी एक इकोनॉमी तो नहीं बना रहे हो ना। अब समझो, इसी पेन की तरह और भी 10 कमोडिटीज होंगी जो कि इकोनॉमी में डिमांड हो रही हैं। ये पेन भी डिमांड हो रहा है, लैपटॉप भी हो रहा है, मोबाइल भी हो रहा है, कपड़े भी हो रहे हैं, ढेर सारी चीजें डिमांड हो रही है ना। तो सब मिला देंगे तो एग्रीगेट डिमांड। किसी एक प्रोडक्ट की आप एक इंडिविजुअल के तौर पे कितनी डिमांड कर रहे हो, इंडिविजुअल डिमांड। इसी एक प्रोडक्ट का कोई मार्केट होगा ना, पेन का मार्केट, तो पेन के मार्केट में पेन की कितनी डिमांड है, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन सारे प्रोडक्ट मिला दें जो हमारी इकोनॉमी में है, वो क्या बन जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब सर मार्केट की डिमांड भी माइक्रो में, हाँ जी, मार्केट की डिमांड भी कौन सा फैक्टर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्टर है। क्यों सर? क्योंकि इकोनॉमी में एक प्रोडक्ट नहीं आता या एक चीज का मार्केट नहीं आता। जैसे हम कहते हैं कपड़े का मार्केट है, या बिजली के सामान, अगर यहाँ पे वाराणसी में बात करें तो बिजली के सामान के लिए जैसे दाल मंडी एक जगह है, वहाँ पे मिलता है। कपड़ों का मार्केट है नई सड़क, वहाँ पे कपड़े मिलते हैं। तो हर एक चीज़ का अपना अपना मार्केट है। लेकिन अगर हम बात करें वाराणसी, इसके अंदर में ढेर सारे मार्केट हैं कि नहीं है, तो सारे के सारे मार्केट मिला दें तो वो बनता है एग्रीगेट डिमांड। वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। और किसी एक मार्केट की भी बात करें या किसी इंडिविजुअल की भी बात करें तो वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इज दिस क्लियर? पक्का समझ में आया? ओ भाई लाइव वालों जल्दी से जवाब दो, तुम लोग को आया कि नहीं आया? कम ऑन, प्लीज टाइप यस इन द चैट सेक्शन। सबको समझ में आ गया यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, सबको क्लियर? दो तरीके से और इकोनॉमिक्स को कहा जाता है, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक नेगेटिव नहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नॉर्मेटिव। What is positive economics? What is normative economics? What actually is the condition of the economy? जो एक्चुअल आज के समय की कंडीशन है, जो फैक्ट्स हैं या जो आने वाले समय में फैक्ट्स होंगे या हो चुके हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कोई से भी फैक्चुअल बातें अगर हम लोग करें तो दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। व्हाट इज द सिचुएशन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जैसे अगर हम कहें कि आप 1 घंटे पढ़ाई करते हो, 4 घंटे खेलने के बाद आप 1 घंटे पढ़ाई करते हो, तो दैट इज पॉजिटिव। आपको 4 घंटे पढ़ना चाहिए, दिस इज नॉर्मेटिव। ठीक है, आप 1 घंटे करते हो इज पॉजिटिव, आपको 4 घंटे करना चाहिए इज नॉर्मेटिव। या 1 घंटे बहुत कम है, दिस इज नॉर्मेटिव। तो नॉर्मेटिव क्या बताता है, ये हमको अपनी ओपिनियन के बारे में बताता है कि ये सिचुएशन है, ये ठीक है या नहीं है, ये कम है और पढ़ना चाहिए, तो दिस इज नॉर्मेटिव। और जो एक्चुअल सिचुएशन है दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताओ, हमारी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन 5% है, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? अरे बोलो जल्दी से। पॉजिटिव। हमारी इकोनॉमी की जीडीपी 300 करोड़ है, हमारी इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर को और ग्रो करना चाहिए, नॉर्मेटिव। हमारी इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 20% है, तो जो है वो पॉजिटिव। आने वाले समय में इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, आने वाले समय में इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, बढ़ना चाहिए नहीं, बढ़ जाएगा, ऐसा हमारा फैक्चुअल बातें कर रहे हैं कि आने समय में और बढ़ जाएगा, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। पिछले साल जो इन्फ्लेशन था वो मात्र 3% था, पॉजिटिव। वैसे ही करके आने वाले समय में इन्फ्लेशन 7% रहेगा, पॉजिटिव। फैक्चुअल बातें कर रहे हैं ना। लेकिन इसके लिए हमें स्टेप्स लेने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उसको 6% पे ही कंट्रोल करें। ठीक है, तो जब फैक्ट्स के बेसिस पे हम किसी चीज को क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं ये है, ये होगा, दिस इज पॉजिटिव। चाहे पीछे हो गया या आने वाले समय में होगा, दिस इज पॉजिटिव। और जहां हम लोग कहने होना चाहिए, तो इट बिकम्स नॉर्मेटिव।
इज दिस क्लियर? चलो भाई, बढ़िया, वेरी गुड। आओ लिखते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दोनों एक ही सेंटेंस में बना सकते हैं कि हाँ, जीडीपी से फॉर एग्जांपल 3 ट्रिलियन, इट शुड बी 4 ट्रिलियन। तो इट इज 3 ट्रिलियन इज पॉजिटिव, इट शुड बी 4 इज नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, प्लीज राइट डाउन। It tells us about current नहीं, present, past और future situation of the economy. It is based on, इसको डबल अपोस्ट्रोफी में, what is the situation. Tells us about the expected situation, what should be, the situation of economy. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के लिए कहा जाता है कि इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बेस्ड है। जबकि ये बेस्ड है ऑन वैल्यू जजमेंट्स। अच्छा, क्योंकि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बेस्ड है तो इट इज़ वेरीफिएबल। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, सही है गलत है। और जबकि ये वेरी कर सकता है, हो सकता है आपको लगे कि 4 ट्रिलियन होना चाहिए, मेरे हिसाब से 3.5 और किसी और के हिसाब से 4.5। वेरी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। hence not verifiable. इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन is 6%. Inflation should be reduced to 4%. ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आया। हाँ, पॉजिटिव का लिखवाए ना। इन्फ्लेशन इज 6%। आज जो करंट सिचुएशन है
ओके, वॉज दिस क्लियर एवरीबडी? कोई डाउट? चलो, तो ये एक स्टार्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में इन डिटेल और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। तो अपना इंट्रोडक्शन पोर्शन कवर अप होगा, ठीक है? क्लियर है सबको? चलिए, ओके एवरीवन इन द चैट सेक्शन, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।